कल हम लोगों ने बात की थी हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन की। ठीक है भाई, हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन यानी कि ग्रेडियंट ऑफ पी इज इक्वल टू रो जी वेक्टर। इस इक्वेशन की खास बात यह है कि ये जनरल इक्वेशन है। ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपने जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या चूज किया है। ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि आप जो है वो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका जो है वो क्या आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी क्या कह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? Sorry, sir. No issue, sir. ये By mistake, mic open. अच्छा, तो ये इक्वेशन इस पे डिपेंड नहीं करती कि आप कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर रहे हो। ये इक्वेशन कि आप जो है वो कार्टेशियन में काम कर रहे हो या आप सिलेंड्रिकल, पोलर या स्फेरिकल, कोई सा भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ये इक्वेशन काम करती है। मतलब एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये इक्वेशन काम करती है। इसके बरक्स आपने दूसरी इक्वेशन जो देखी थी, इसके स्पेशल केसेस इसको इंटीग्रेट करके आए थे। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन थी डी पी ओवर डी जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी, और एक इक्वेशन थी पी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। तो ये इक्वेशन जो है वो स्पेशल केसेस हैं। जैसे इस वाली इक्वेशन में जो एच है वो हमेशा आपको पी नॉट के लेवल से ये ऐसे वर्टिकली डाउन जो है वो ग्रेविटी आपकी के अलोंग एच को मेजर करना पड़ेगा। ये ग्रेविटी है, तो ये एच जो है वो इसके अलोंग आप जो है वो नीचे ग्रेविटी के डायरेक्शन में मेजर करोगे पॉजिटिव एच, मतलब ये पॉजिटिव एच है। अगर ये एच जो है वो ऊपर मेजर करोगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हुई, या ये वाली इक्वेशन हुई, ये भी वैसे ही है। और ये जो है तो इन इक्वेशन के साथ में ये है कि ये एच जी के अलोंग आपको मेजर करना पड़ेगा, और इंक्रीजिंग जी के डायरेक्शन में इंक्रीजिंग एच होगा। तो ये स्पेशलाइज्ड है। लेकिन ये वाली जो इक्वेशन है ये सब कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करती है, और उसका ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड नहीं करती। आप जो है वो आप चाहो तो ऐसे ले सकते हो कि ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये जी का डायरेक्शन है। तो ये वाली इक्वेशन जो है एनी ओरिएंटेशन ऑफ जी, जी का ओरिएंटेशन आपके कोऑर्डिनेट के अलोंग है या नहीं, एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग है, जेड के अलोंग है, या किसी के भी अलोंग नहीं है, ये इक्वेशन काम करेगी। तो ये क्योंकि ये वेक्टर इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म में लिखी हुई है। और आज हम इस इक्वेशन का एक और फायदा देखेंगे लिखने का, कि हमने इसको ऐसे जो है वो ग्रेडियंट ऑफ पी इक्वल टू रोजी की फॉर्म में क्यों लिखा है। हमने इसको ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखा है, उसका एक फायदा अब हम देखेंगे अगले टॉपिक में, जो कि है रिजिड बॉडी लाइक मोशन ऑफ फ्लूइड्स। रिजिड बॉडी लाइक मोशन ऑफ फ्लूइड का क्या मतलब है कि बेसिकली आपका फ्लूइड जो है वो ऐसा मूव कर रहा है कि पूरा का पूरा एक साथ जा रहा है। रिजिड बॉडी की क्या खास बात होती है कि रिजिड बॉडी जो है उसके आपस में उसके जो दो पॉइंट है, जैसे कि ये एक रिजिड बॉडी है, तो इसमें अगर दो पॉइंट ले लें ए और बी, तो इनका जो डिस्टेंस है डी ए बी, ये कांस्टेंट होता है रिजिड बॉडी में। तो अगर चाहे कोई भी दो पॉइंट लें, चाहे यहां ले लें, ये डी ए बी जो है ये कांस्टेंट रहता है रिजिड बॉडी में। यानी कि ये पॉइंट्स आपस में दूर ना दूर आ रहे होते हैं ना करीब जा रहे होते हैं, उसी को रिजिड बॉडी कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है आपका कि जो है वो उसका पूरा का पूरा फ्लूइड एक साथ मूव कर रहा है, उसके बीच में कोई दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। कैसे? वो ऐसे
कि फॉर एग्जांपल आपका एक जो है ये एक वेसल है, जैसे एक ट्रक है, टैंकर एक, इसने जो है जो कि एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और इसमें जो है वो कुछ फ्लूइड, कुछ लिक्विड भरा हुआ है। तो जब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब इसका होगा, जैसे ये एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, तो इसका जो फ्लूइड की लेवल है वो लेवल चेंज हो जाएगी, है ना। और वो चेंज होगी, मतलब ये इधर की तरफ से आपको एक्सपीरियंस से पता है कि उस केस में क्या होता है। उस केस में ये होता है, हमने ऑब्जर्व किया है कि ये लेवल कुछ ऐसे हो जाती है। ठीक है, तो लेवल जो है वो इसकी जब ऐसे ऐसे होती है, तो वो क्या है कि पहले सीधी थी, लेवल जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट करना शुरू करेगी और फिर ऐसे हो जाएगी। अब अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो फिर ये इसकी लेवल जो है वो यही रह जाएगी, ये चेंज नहीं होगी। और ये फ्लूइड जो है वो ऐसा ही स्टैटिक इक्विलिब्रियम में अपने आप को मेंटेन करेगा, कि मतलब वो ट्रक के साथ मूव तो कर रहा है, लेकिन वो ऐसा मूव कर रहा है कि पूरा का पूरा फ्लूइड एक साथ जा रहा है, इसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है। फ्लूइड के एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल के साथ में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, पूरा का पूरा जो है जिस वेलोसिटी एक्सेलरेशन से ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है, उसी से ये वाला पॉइंट भी मूव कर रहा है। तो ये हुआ रिजिड बॉडी लाइक मोशन। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है कि एक वेसल है जिसको आपने घुमाना शुरू कर दिया, तो इसमें जो इनिशियली जो इसमें लिक्विड भरा है वो ऐसे है, और अगर ग्रेविटी का डायरेक्शन अगर ये ले लें, तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद इसका लेवल कुछ ऐसा हो जाता है ऐसा, घूमते घूमते, और फिर ये इसके ऊपर फिक्स हो जाता है। फिर अब फ्लूइड जो है वो मूव नहीं करता, अब वो ऐसा हो गया जैसे कि यहाँ पे कोई सॉलिड है इसी शेप का, ऐसे मूव कर रहा होता है। तो ये कहलाता है रिजिड बॉडी लाइक मोशन। तो रिजिड बॉडी लाइक मोशन जो है, रिजिड बॉडी लाइक मोशन जो है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि हमारी इक्वेशन थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, पी ग्रेडियंट ऑफ पी इज इक्वल टू रो जी। ठीक है, अब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन थी हमारी इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, ये वैलिड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। लेकिन ये जो बॉडी आपको अब आपको जो है ये इक्वेशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम की यहाँ अप्लाई करनी है इस केस में। तो ये जो फ्लूइड है ये आपको स्टैटिक कब दिखेगा, जैसे भाई जैसे ये ट्रक है, इस कौन सा फ्रेम ऐसा है जिसमें अगर हम इसको ट्रक के अंदर जो फ्लूइड है उसको देखें तो वो हमको ऐसा दिखेगा कि जैसे वो स्टैटिक है। बताएं, ऐसा कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है भाई। ग्राउंड पे तो जो आदमी खड़ा है, यहाँ पे जो आदमी खड़ा है, उसको तो ये दिखेगा कि फ्लूइड मूव कर रहा है, ठीक है एक साथ मूव कर रहा है, लेकिन मूव कर रहा है, स्टैटिक नहीं है वो, पूरा का पूरा एक साथ मूव करते हुए दिख रहा है, लेकिन कर रहा है मूव, है ना। लेकिन जो आदमी यहाँ ट्रक में से देख रहा है, यहाँ जो ड्राइवर अगर यहाँ पे शीशा लगा है वो देखे, तो उसको क्या दिखेगा, उसको तो ऐसा लगेगा कि ये फ्लूइड मूव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो खुद भी जो है वो इसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है जिससे फ्लूइड मूव कर रहा है। तो उसको जो है उसको ऐसा लगेगा कि जैसे फ्लूइड जो है वो मूव नहीं कर रहा है, यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो इस फ्रेम में, ट्रक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, हमारा जो है वो फ्लूइड स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, तो हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट कर रहा होगा, ये अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट कर रहा होगा, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारा जो है ये फ्लूइड आपको जो है वो कैसा दिखेगा, वो फ्लूइड आपको स्टैटिक दिखेगा। क्योंकि अगर आप रोटेट नहीं कर रहे हो तो फ्लूइड आपको घूमते हुए तो नजर आएगा, चाहे वो एक साथ घूमते हुए नजर आए। तो इसलिए हमको ये रोटेटिंग या अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम देखना है तो हमको मूविंग फ्रेम में बैठना पड़ेगा। और मूविंग फ्रेम में क्या होता है कि जब आप मूविंग फ्रेम में शिफ्ट करते हो तो डायनामिक्स में एक हम लोग जो है वो एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ाते हैं। मालूम नहीं आपने पढ़ा या नहीं, या आपको कितना याद है, लेकिन मैं जो है इसमें एक एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, वो ये है कि आपका F=ma जो होता है न्यूटन्स लॉ, ये तो इनर्शियल फ्रेम के लिए है। नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम, इनमें ये काम नहीं करता। तो अगर ये काम नहीं करता इसमें, तो फिर हमको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये है इनर्शियल फ्रेम में। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा फॉर्मूला ये है कि आपका मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ फिर बताता हूँ। एक दो तीन चार हो गया। तो एक्सेलरेशन में ये चार टर्म जो है वो एक्स्ट्रा उसमें आ जाती हैं जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे होते हो। उसमें ये जो आपका आर डबल डॉट है, ये बेसिकली है एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और ये ओमेगा है रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्रेम। यानी कि आपका फ्रेम जिस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है वो आर डबल डॉट है, और आपका फ्रेम जिस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है वो ओमेगा, वो आपका सॉरी ओमेगा वो है क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी है।
इसी तरह से अल्फा भी जो है वो आपके फ्रेम का एक्सेलेरेशन है। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को की हमको जो है वो जरूरत नहीं है, ये सिर्फ याद दिलाने के लिए आपको कि जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाते हो तो ये एक्स्ट्रा टर्म्स आती हैं चार, जिसमें से ये इसको कोरियोलिस एक्सेलरेशन कहते हैं, इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और इसको लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इन्हीं टर्म्स को जब हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इन चार टर्म्स को हम यहां से उठा के इधर ले जाते हैं तो ये बन जाती हैं सीडो फोर्सेस। तो ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है यही बन जाती है उधर जाके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे होते हो तो आपको एक्स्ट्रा फोर्सेस महसूस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक लिफ्ट में हो, ठीक है, आप जब लिफ्ट में खड़े हो तो जब लिफ्ट स्टैटिक है तो आपको सिर्फ अपना वेट फील हो रहा है जी की वजह से, है ना। लेकिन जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है तो आपको सिर्फ जी की वजह एम जी नहीं फील होता, बल्कि आपको जो है वो भारी लगता है। लगता है कि नहीं? जब लिफ्ट ऊपर की तरफ यस जा सर। रही होती है तो आपको भारी लगता है। कितना भारी लगता है? अगर लिफ्ट ए से एक्सेलरेट कर रही है तो जी प्लस ए है, वहां पे ए क्या है? ए यही आर डबल डॉट है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम है। तो यही जो है वो उधर जाके एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन यहाँ पे ए है तो उधर जो है वो माइनस एम ए की एक फोर्स आपको लगती है। तो एम जी तो फोर्स थी ही वेट की, एम ए फोर्स लगती है। इसी तरह से अगर लिफ्ट नीचे जा रही हो तो आपको जो है वो हल्का लगता है, जी माइनस ए जो है वो फील होता है वेट। इसी तरह से अगर आप जो है वो उसमें बैठे होते हो, झूले में बैठे होते हो ऐसे करके, और वो ओमेगा से रोटेट कर रहा होता है, तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो आपको सेंटर की तरफ है, ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील करते हो क्योंकि आप इस फ्रेम में बैठे हुए हो। तो ये ओमेगा स्क्वायर आर आउटवर्ड आप एक फोर्स करते हो, वो यही ओमेगा क्रॉस आर है। वो वेक्टर फॉर्म में है, ये यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, ओमेगा स्क्वायर आर। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो आपका फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है वो आपको फील होता है। तो सर आर पे आपने डॉट रखा है। हाँ, वो जो है वो वेलोसिटी है, ट्वाइस ओमेगा क्रॉस वी, कोरियोलिस में जो है वो वेलोसिटी होती है। ये तो मैंने सिर्फ रिकॉल करने के लिए बता दिया, ये मैकेनिक्स में पढ़ा था ये फॉर्मूला एक्सेलरेशन का इनर्शियल नॉन सर इनर्शियल के बीच में। यस थ्योरी ऑफ सर। मशीन में पढ़ा था ये। हाँ थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ा था कोरियोलिस और एंगुलर ये सब। हाँ, वो तो डिप्लोमा में पढ़ा होगा, यहाँ तो अभी थ्योरी ऑफ मशीन आया नहीं है थर्ड ईयर में। लेकिन इसमें मैकेनिक्स में भी ये पार्ट होता है। अब वो सिलेबस से शायद हटा दिया है तो इसलिए जनरली कवर नहीं करते हैं, वैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने तो सिविल वालों को पढ़ाया था ये। एनीवे, तो आइडिया आइडिया बस ये है। अब ये पूरी कहानी सुनाने के बाद में अब थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीज़ों को, ये सब जो चल रहा था। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जब आप मूविंग फ्रेम में हो तो आपको जो है एक तो जी आपकी फोर्स है वेट की, उसी के साथ साथ आपको ए और लगाना पड़ेगा निगेटिव डायरेक्शन में। आपकी जो अब फोर्स है वो मूविंग फ्रेम में निगेटिव एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, जैसे लिफ्ट फोर्स जब ए ऊपर जा रहा है तो नीचे जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में माइनस ए की फोर्स लगती है, ठीक है। तो अब ये जी जो है, यानी जी के अपोजिट नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि हाँ जी तो फोर्स है ही और ये ए एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपका जो है वो रिजिड बॉडी मोशन, यानी कि आपका फ्लूइड जैसे ए से एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे जो फ्लूइड इसमें है उस पे क्या एक्स्ट्रा फोर्स आएगी? एक फोर्स तो आएगी जी की, नीचे की तरफ हर एक पार्टिकल पे लगेगी रो जी। इसी तरह से हर एक पार्टिकल पे एक फोर्स लगेगी माइनस एम ए। अगर ये ए है तो ये माइनस एम ए की एक फोर्स और आएगी। तो टोटल फोर्स जो इस पे फ्लूइड को फील हो रही है वो है
रो जी मतलब एम ए नहीं, पार्टिकल के ऊपर रो ए। जब हम बात करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम की तो रो ए हो जाता है, जब टोटल की बात करते हैं तो एम ए हो जाता है। तो हर एक यूनिट वॉल्यूम को जो है वो रो जी फोर्स नीचे की तरफ और रो ए फोर्स जो है वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में फील हो रही है। तो इसलिए जो है अब हमारी रिजिड बॉडी मोशन में स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जो ये जो हमारी इक्वेशन है, जो हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन है, वो मॉडिफाई होके ये बन जाती है। ठीक है, अब जब ये इक्वेशन हमारी बन गई तो अब इसकी मदद से हम जो है वो वापस, जैसे हमने हाइड्रोस्टैटिक इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट करके जो है वो P प्लस रो जी एच वगैरह फॉर्मूला निकाले थे, उसी तरह से हम जो है इसको वो कर सकते हैं। तो ये ए जो है ये क्या है, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, यानी कि एक लाइन में सीधे सीधे एक्सेलरेशन है जो कि ये बॉडी जो है फील कर रही है। तो जैसे ये फ्लूइड एक रखा हुआ है, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन में अगर ये मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो तब ये इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं और उसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि ये कितना टेढ़ा जो है ये फ्लूइड होगा यहाँ पे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने चूज़ कर लें, इसको मान लें x, इसको मान लें z, और g को ले लें, g का ले लें ये डायरेक्शन। ठीक है, तो अब आप जो है वो इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आई डायरेक्शन में ये इक्वेशन हो जाएगी डेल पी ओवर डेल एक्स, आई कॉम्पोनेंट ग्रेडियंट ऑफ पी का डेल पी ओवर डेल एक्स होता है, इज इक्वल टू ए जो है उसको थोड़ा सा जनरल रखते हैं, ये नहीं कहते कि ये इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है एक्स के डायरेक्शन में, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसका ए का जो और जी जो है उसको हमने जेड के डायरेक्शन में ले लिया है फॉर एग्जांपल। तो जी को अगर जेड के डायरेक्शन में ले लें तो ये हो जाएगा आपका रो, तो जी का एक्स में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, ए का एक्स में कंपोनेंट आ जाएगा माइनस रो ए एक्स। इसी तरह से डेल पी ओवर डेल वाई में जी का अगेन वाई में कोई कंपोनेंट नहीं है, वाई ऐसा हो जाएगा, वाई में कोई कंपोनेंट नहीं है जी का, लेकिन ए का कंपोनेंट हो जाएगा माइनस रो ए वाई। इसी तरह से डेल पी ओवर डेल जेड, हाँ डेल जेड में जी का कंपोनेंट है रो जी पूरा का पूरा माइनस रो ए एक्स, यह साथ में लिख लें। अब जो ये तीन इक्वेशन आई हैं इनको हमें इंटीग्रेट करना है ताकि हमको p एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड मिल जाए। तो पहली वाली इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, p इज इक्वल टू एक कांस्टेंट होगा c1, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है तो ये जो कांस्टेंट है ये x के लिए कांस्टेंट है, यहाँ पे y और z का ये फंक्शन हो सकता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब ऐसे पार्शियल डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करते हैं तो कांस्टेंट की जगह यहाँ पे y और z का फंक्शन आएगा, क्योंकि x का फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि x में ये इंटीग्रेट, क्योंकि इसका जब हम पूरे का डेरिवेटिव लेंगे तो ये c1 जीरो हो जाएगा, लेकिन y जब x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे माइनस रो ए एक्स एक्स। इसी तरह से जब दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा C2। अब ये कांस्टेंट जो है वो y की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है, इसलिए x और z का फंक्शन ये हो सकता है, y के लिए ये कांस्टेंट है, माइनस रो ए वाई। इसी तरह से तीसरा है p इक्वल टू C3 एक्स वाई प्लस रो जी माइनस ए एक्स जेड। यहाँ पे ये ध्यान रहे कि हमने ए को जो है वो कांस्टेंट माना हुआ है एक्सेलरेशन को, और जी को, वरना तो फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ता। ठीक है, अब इन तीनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो वो इसका पूरा प्रोसीजर है मैथमेटिक्स में जो बताते हैं कि ये इन तीनों को कंपेयर करके कैसे फंक्शन निकालते हैं, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप बस इनको तीनों को देख लीजिए और इनमें से कॉमन टर्म्स को लिख लीजिए कि ये वाला टर्म जो है, एक ये वाली टर्म हो जाएगी रो ए एक्स एक्स, एक ये वाली टर्म रो ए वाई वाई, और एक ये रो जी माइनस ए एक्स जेड, और प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा जो कि किसी का फंक्शन नहीं है, एक्स वाई और जेड का। अब हमको अगर जो है वो जेड नॉट पे वैल्यू पी नॉट मान लें एट जेड इक्वल टू, बेसिकली जेड क्या, हम अगर जो है वो एक्स वाई और जेड, एक किसी पॉइंट पे हमको प्रेशर पता है, इफ एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट, सॉरी, if at x y z is equal to x नॉट कॉमा वाई नॉट कॉमा जेड नॉट, अगर हमें x नॉट वाई नॉट जेड नॉट किसी एक पॉइंट पे प्रेशर पता है, इस पॉइंट पे p इज इक्वल टू पी नॉट है, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख के कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जब आप ये करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p इज इक्वल टू पी नॉट माइनस रो ए एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट माइनस रो ए वाई वाई माइनस वाई नॉट प्लस रो जी माइनस ए एक्स जेड माइनस जेड नॉट। ये हमको प्रेशर का वेरिएशन पता चल गया जो है वो किसी एक्सेलरेटिंग फ्लूइड का जो कि रिजिड बॉडी लाइक बिहेवियर शो कर रहा है। ये तो हो गया प्रेशर वेरिएशन, और इसी से हम निकाल सकते हैं आइसोबार। अब एक स्पेशल केस ले लेते हैं, स्पेशल केस जो कि समझने में आसान है। स्पेशल केस क्या है कि अगर ये हमने लिया था अपना एक्स वाई जेड, तो मान लीजिए कि ए का डायरेक्शन जो है वो एक्स के अलोंग है और जी का जो है वो जेड के अलोंग है। तो बेसिकली स्पेशल केस, ये तो आपका जनरल था, ये मैंने आपको जनरल के केस में दिखा दिया कि आपका एक्सेलेरेशन और जी जो है वो किसी भी डायरेक्शन में हो तो आप ये कर सकते हो। यहाँ पे जी का डायरेक्शन जो है वो जेड के अलोंग माना हुआ था, लेकिन उस वो चाहो तो वो उसकी भी जरूरत नहीं है, जी को भी कुछ और जो है किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, फिर जी एक्स जी वाई जी जेड लिखना पड़ेगा, जी के कॉम्पोनेंट्स एक्स वाई जेड में लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे बेसिक प्रोसीजर समझना इंपॉर्टेंट है। तो ए इज इक्वल टू ए आई, और जी का डायरेक्शन है माइनस जी के। सो बेसिकली ये तो ये तो अज्यूम कर ही रखा है ऑलरेडी, इसका मतलब यह है कि ए एक्स इज ज़ीरो, ए वाई इज ज़ीरो, बट ए जेड इज इक्वल टू ए।
तो अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन में ये रखेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस पी नॉट ए एक्स जीरो ए वाई जीरो जीरो, तो बचेगा सिर्फ रो जी माइनस ए, ये z है ये, तो ये रो जी ए माइनस ए जेड इज इक्वल टू ए, सो रो जी माइनस ए इंटू जेड माइनस जेड नॉट। तो अब अगर हम ये भी मान लें साथ में कि ये तो बिना एक्सेलरेशन के सरफेस थी, और जब एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये कुछ ऐसे तिरछा हो जाएगा, ठीक है, तो ये तिरछा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लें कि इस पे कोई भी पॉइंट ले लें जेड नॉट, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस पॉइंट पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी ए, सब जगह ये पी ए है। तो पी नॉट को लिख दें अगर पी ए रो जी माइनस ए, और ये z माइनस जेड नॉट, तो z माइनस जेड नॉट क्या है बेसिकली, सॉरी ये अरे मिक्स कर दिया, ये मैंने बनाया है तो ए जेड कैसे हुआ, आप लोग भी बोले नहीं। जब ये ए आई ए इज इक्वल टू ए आई है तो ए एक्स की वैल्यू ए है, ए वाई ए जेड की वैल्यू जीरो है बेसिकली। भाई एक्सेलरेशन आई डायरेक्शन में है, एक्स के अलोंग है, तो ये ए की वैल्यू ए एक्स की वैल्यू जो है वो, ये तो ए एक्स कॉम्पोनेंट हुआ ना, ए जो है वो ए वाई और ए जेड जो है वो जीरो हुआ। वो मैंने जो है वो जेड के अलोंग लिख दिया था कि जब जेड के अलोंग एक्सेलरेशन हो तब क्या होगा। तो अब इस केस में जो है वो हमारा होगा ये पी नॉट, और ए एक्स की वैल्यू रहेगी रो ए एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस वाई रो ए वाई जो है वो ज़ीरो है, और ए जेड भी ज़ीरो है, ये ए जेड है, तो ये हो जाएगा रो जी बेसिकली जेड माइनस जेड नॉट। तो इस केस में अगर हम इस फ्री सरफेस की ये अगर प्रेशर पी नॉट मान लें एटमॉस्फेरिक, ये पी ए से डिनोट करें या पी नॉट से डिनोट करें, ये रेफरेंस हमारा है, तो इस सरफेस का अगर हमको वो देखना है इसकी स्लोप देखनी है, तो बेसिकली हमको जो है वो ये एक आइसोबार है, पी नॉट जो है जिसपे कांस्टेंट है, तो जिसपे वैल्यू जो है वो इसकी सेम वैल्यू है पी नॉट पी की। तो अगर पी की जगह पी नॉट रख दें, इधर पी नॉट रख दें, तो माइनस रो जी एक्स एक्स माइनस एक्स नॉट, ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट प्लस रो जी जेड माइनस जेड नॉट। अब ये P को जो है हमने P नॉट रख दिया क्योंकि हम जो है वो सिर्फ इस सरफेस की बात कर रहे हैं, तो ये जो P, तो जो दूसरा पॉइंट है X Y Z वो भी इसी सरफेस पे है, तभी तो जो है वो प्रेशर की वैल्यू P नॉट होगी। P की वैल्यू P नॉट कब होगी, जब इस सरफेस पे ही होगा, क्योंकि इसी सरफेस के ऊपर तो वैल्यू P नॉट है। तो एक्स वाई अगर हमारा जो है एक्स वाई जेड हमारा अगर इसी सरफेस पे है तो प्रेशर की वैल्यू वहाँ पे P नॉट होगी। तो ये मान लीजिए कि ये आपका z एक्स एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट था, ये आपका एक्स वाई और z हो गया। तो अब जो है आपको इसकी स्लोप निकालनी है,
तो कैसे निकालोगे? ये आपका एक्स नॉट, ये वाली हाइट हो गई आपकी एक्स नॉट माइनस एक्स, और ये वाली लेंथ हो गई आपकी बेसिकली, सॉरी, ये हो गई आपकी हाइट जेड नॉट माइनस जेड, और ये लेंथ हो गई आपकी एक्स माइनस एक्स नॉट। तो इसको जो है वो आप रीअरेंज करके आप एंगल थीटा निकाल सकते हो। टेन थीटा इज इक्वल टू जेड नॉट माइनस जेड ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट। और यहाँ से आप जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये पी नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, ये ए एक्स और जो है वो रोजी की टर्म्स में जो है वो आ जाएगा। इसी को करने का एक और तरीका है, आसान तरीका, वो ये है कि हमने ये पढ़ा था कि ये प्रेशर की अगर ये कांस्टेंट है, सरफेस है, P इक्वल टू पी नॉट है सरफेस पे, तो यानी ये आइसोबार है, यानी कि आइसो सरफेस ऑफ प्रेशर है। आइसो सरफेस ऑफ प्रेशर है ये। तो आइसो सरफेस जो होती है उसका डायरेक्शन क्या होता है? ग्रेडियंट के डायरेक्शन जो है वो आइसो सरफेस के नॉर्मल होता है। तो ये जो डायरेक्शन है ये ग्रेडियंट ऑफ पी का डायरेक्शन है। ग्रेडियंट ऑफ पी जो है वो होता है रो जी माइनस ए। सो बेसिकली दिस डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रो जी माइनस ए। तो इस सरफेस का नॉर्मल जो है वो आप का डायरेक्शन आप रोजी माइनस ए के डायरेक्शन से पता कर सकते हो। तो एक बार आपको नॉर्मल का डायरेक्शन मिल गया तो आप जो है, ये नॉर्मल है, तो ये इसका डायरेक्शन अगर आपको मिल गया, ये थीटा मिल गया, तो बाकी ये क्योंकि नॉर्मल है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। तो ये आपको ये डायरेक्शन मिल जाएगा। एक ऐसे भी आप पता लगा सकते हो। इसी में एक केस जो है वो, अब दूसरा केस स्टडी करते हैं कि रोटेशन का, कि रोटेटिंग फ्लूइड का जो केस है, कि बेसिकली आपका जो फ्लूइड है वो घूम रहा है। ठीक है, तो अगर ये एक्सिस मान लें, ये जी का डायरेक्शन है, ये आप जेड का डायरेक्शन मान लो, ये आपकी एक स्फेरिकल वेसल है, उसके अंदर फ्लूइड जो है वो घूम रहा है, तो उसका शेप आपने देखा होगा कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये शेप हम निकालेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसका क्या, ये शेप निकालेंगे कि ये एक्चुअली में इसके क्या कर्व है, ये इसका लिक्विड का। तो उसको निकालने के लिए हमको जो है वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल बॉडी है। तो उसके लिए एक तो ये जेड डायरेक्शन होता है, और एक डायरेक्शन हम मान लेंगे ये आर डायरेक्शन। तो ये आउटवर्ड जो है वो आर डायरेक्शन हो गया। तो बेसिकली ये आपका फ्रेम है, ये जेड, ये आर। तो जब ये फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा होगा तो इसका हर पार्टिकल को जो है वो का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर। किस डायरेक्शन में होगा?
टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर के जो है वो अलोंग होगा, मतलब सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा। तो इसलिए हम जो है इसको लिखेंगे जो हमारा ग्रेडियंट ऑफ पी है वो हमारा होता है रो जी माइनस ए। तो ये जो एक्सेलरेशन है ये अब हो जाएगा हमारा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, आर ये डिस्टेंस है, ओमेगा स्क्वायर आर ई आर। और ये जी को हम अगर मान लें कि ये जी इसके रोटेशन एक्सिस के अलोंग है, तो ये हो जाएगा आपके जी माइनस जी के। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो ग्रेडियंट ऑफ पी जो है वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मैंने बताया था होता है डेल पी ओवर डेल आर ई आर प्लस डेल पी ओवर आर डेल थीटा ई थीटा प्लस डेल पी ओवर डेल जेड ई जेड इज इक्वल टू रो जी की वैल्यू है माइनस जी के और माइनस एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर ई आर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा से घूम रहा है तो ओमेगा स्क्वायर आर ई आर। ठीक है, अब ये ई आर और ई के ई थीटा इन तीनों दोनों साइड को इक्वेट कर लेंगे कंपोनेंट्स को। मैंने जो है वो अटेंडेंस खोल दी है बाय द वे, अटेंडेंस लगा लीजिए अभी। हाँ। हम्म, चलिए, तो ये जो है हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर आर ई आर। तो अब जब इसको ई आर की टर्म्स को ई ई थीटा और ई या ई जेड या के जो बोल रहे हैं वही ई जेड भी कहते हैं, इसी को के भी कहते हैं। तो इसकी टर्म्स को जो है जब इक्वेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ई आर की टर्म्स को इक्वेट करने से आएगा डेल पी ओवर डेल आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है भाई, इसी तरह से ई थीटा की टर्म को इक्वेट करने से आएगा डेल पी ओवर आर डेल थीटा इज इक्वल टू जीरो, राइट साइड में कोई टर्म नहीं है ई थीटा की। इसी तरह से डेल पी ओवर डेल जेड इज इक्वल टू माइनस रो जी। अब अगेन तीनों इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले पी डेल पी ओवर डेल आर को जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पी इज इक्वल टू
एक फंक्शन आएगा जो कि एक फंक्शन आएगा थीटा और जेड का, जब आर की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर 2, जब ये आर की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। इसी तरह से जब दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा आपके, यहाँ पे तो ज़ीरो है तो यहाँ पे आएगा आपके सिंपली बस एक फंक्शन C2, फंक्शन ऑफ आर एंड जेड। इसी तरह से जब तीसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा C3, फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा माइनस रो जी जेड। अब इन तीनों को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 माइनस रो जी जेड प्लस एक कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू पता करने के लिए अगेन आपको जो है वो कोई पॉइंट लेना पड़ेगा कि जिस पे आपको प्रेशर की वैल्यू पता हो। तो अगर जो है वो आर नॉट, थीटा नॉट और जेड नॉट पे आपको जो है वो प्रेशर P इज इक्वल टू पी नॉट है, तो उसको आप पुट कर दोगे तो आपको जो है वो ये कांस्टेंट की जगह पी नॉट यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा पी नॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर बाई 2 प्लस माइनस रो जी जेड माइनस जेड नॉट। तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो आ गई इसकी। अब ये शेप को और अच्छे से देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये मान सकते हैं कि हमारा एक्सिस यहाँ पे है, इसको जो है वो इसको मान लेते हैं कि 0 0 0 है, और इस पे हमको प्रेशर जो है वो पता है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA। वो तो पूरी सरफेस पे ही एटमॉस्फेरिक है। मान लीजिए कि ये जो इसका बीच का पॉइंट है इस पे मान लें अगर ओरिजिन रख के, तो आर नॉट जेड नॉट हो जाएगा 0, और पी नॉट जो है वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक। तो ये हो जाएगा आपका PA इज इक्वल टू PA प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 माइनस रो जी जेड। तो ये जेड की टर्म्स में आप इसको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर ट्वाइस रो जी, बेसिकली ओमेगा स्क्वायर ओवर ट्वाइस रो जी, ये तो एक कांस्टेंट है, इंटू आर स्क्वायर। तो z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू आर स्क्वायर। अगर मैं इसको k बोल दूं तो k आर स्क्वायर। तो ये जो है पैराबोलिक शेप हुआ बेसिकली। तो ये पैराबोलिक प्रोफाइल जो है वो रोटेटिंग फ्लूइड की हमने शो कर दी कि अगर एक फ्लूइड जो है वो ग्रेविटी के एक्सिस के, रोटेशन एक्सिस उसका ग्रेविटी के डायरेक्शन के अलोंग है, तो उसका जो शेप होगा फ्री सरफेस का वो पैराबोलिक होगा। तो रीकैप करने के लिए मैं लिख रहा हूं कि ग्रेडियंट ऑफ P इज इक्वल टू रो जी माइनस ए माइनस ओमेगा क्रॉस। ये जनरल फॉर्मूला है कि रोटेट भी कर रहा हो एक्सलरेट भी कर रहा हो
तो ये आपका हो गया लीनियर एक्सेलरेशन फ्लूइड का, और ये आपका हो गया रोटेशन की टर्म। तो अगर ओमेगा से रोटेट कर रहा है और जो है एक्सेलरेशन उसका जो है वो ए है, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। आपको एक्सेस चूज करने होंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा, और उसके हिसाब से जो है वो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे। लेकिन जनरली जो यूज़ होते हैं वो स्पेशल केस यही होता है कि या तो एक्सेलरेशन हो रहा है और सिर्फ, या फिर जो है वो सिर्फ रोटेशन हो रहा है, वो भी ग्रेविटी के एक्सिस के अलोंग। तो वो स्पेशल केस हमने जो है वो आपको बता दिए। अब अगली चीज़ जो है वो है फोर्सेस ऑन ए सबमर्ज्ड सरफेस। कि फॉर एग्जांपल एक एक ये लिक्विड है, उसके अंदर जो है वो एक आपकी एक सरफेस, कोई सरफेस है, कैसी भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, स्फीयर हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, कोई भी सरफेस है वो इसके अंदर डूबी हुई है। तो हमको ये पता लगाना है कि बेसिकली उसके ऊपर कितनी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। ठीक है, हमको ये फाइंड करना है इस सबमर्ज सरफेस पे फोर्स जो है वो कितनी एक्ट कर रही है। तो इसके जो है हम दो पार्ट्स में इसको स्टडी करते हैं। पहला पार्ट तो है कि अगर ये एक प्लेन सरफेस हो, कि मतलब एक प्लेन आपका जो है वो डूबा हुआ है, उसके ऊपर टोटल फोर्स क्या लग रही है फ्लूइड के प्रेशर की वजह से। और एक फिर उसके बाद में हम इसको जनरलाइज करते हैं कर्व्ड सरफेसेस के लिए। तो जो प्लेन सरफेसेस के लिए हम डेरिवेशन करते हैं वही हमारा आगे चल के जो है वो कर्व्ड सरफेसेस पे स्टडी करने में सिंप्लीफाई करता है, मदद करता है। तो इसलिए पहले प्लेन सरफेसेस का स्टडी करते हैं। पहला केस है प्लेन सरफेसेस। तो उसके लिए अज्यूम कर लीजिए कि आपके पास में एक एक जो है वो लिक्विड सरफेस है, उसके नीचे जो है वो ये एक प्लेन है। ये उस प्लेन का जो है वो साइड व्यू है। इसी को आप जो है वो, ये प्लेन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल हो, आप इसको जो है वो इसका फ्रंट व्यू भी ऐसे देख सकते हो। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका फ्रंट व्यू बनाऊं, तो ये कुछ कुछ भी इसका शेप हो सकता है। ये ऐसा
कैसे भी आड़ा तिरछा जो है वो प्लेन है, लेकिन ये है प्लेन, कर्व्ड नहीं है। तो ये जो है एक थीटा एंगल के ऊपर है। यहाँ से सरफेस से जो इसका एंगल है वो हमको पता है कि वो थीटा है। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट P के ऊपर जो है वो फोर्स एक्ट कर रहा है, प्रेशर एक्ट करेगा। तो यहाँ पे उसका नॉर्मल जो है वो n है, तो प्रेशर जो है वो माइनस n डायरेक्शन में इस पे प्रेशर लग रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे एक छोटा सा एरिया लेंगे जिसके ऊपर प्रेशर PA एक्ट कर रहा है DA एरिया पे। जब आप इसको फ्रंट व्यू में देखोगे ये ऐसे करके एक एरिया DA होगा। अच्छा, ये जो पॉइंट P है इसकी हाइट सरफेस से h मान लेते हैं। ठीक है, तो P पॉइंट के ऊपर कितना टोटल प्रेशर, P पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट P इज माइनस PN इंटू DA बेसिकली। ठीक है, तो P पॉइंट पे जो फोर्स लग रही है वो है एरिया इंटू प्रेशर। अगर हमको टोटल फोर्स मालूम करनी है तो ये तो छोटे से DA एरिया पे फोर्स थी, तो टोटल फोर्स मालूम करनी है तो हमको ये पूरी सरफेस पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। तो माइनस PN DA, और ये पूरी सरफेस S के ऊपर इसको एरिया इंटीग्रल अगर कर लें तो ये हमको पता चल जाएगा। अब ये जो P है, P को हमको मालूम है कि अगर ये H हाइट नीचे है P, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी P एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh। P को हमने ρgh से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो अगर हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि इस पॉइंट पे हमने लगा रखा है, अगर मान लीजिए एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें आपका ये आपका जो है वो x है, ये आपका जो है वो y है। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कि प्लेन के अलोंग है, प्लेन के पैरेलल है, तो ये x, इसको ऐसे बना दीजिए, ये आपका ये आपके जो डिस्टेंस है ये y है। तो अगर ये डिस्टेंस y है तो y जो है अलोंग प्लेन है डिस्टेंस, तो y साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा h, ये जो हाइट है ये y साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम जो है वो h को y साइन थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। y क्या है, डिस्टेंस अलोंग द प्लेन। तो ये हो जाएगा, नेगेटिव बाहर ले लें, p प्लस PA
प्लस रो जी वाई साइन थीटा एन डी ए। अब इसको इंटीग्रेट करें अगर ब्रैकेट खोल के, तो पी ए इंटू एन तो ये n तो हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो पूरा का पूरा ऐसे ही बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया माइनस एन, एन कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, ये अंदर रह जाएगा s। पहला इंटीग्रल है पी ए, और ये आपका, इसको a लिखते हुए चले आ रहे हैं तो ये इसको a ही लिखिए। तो ये पी ए डी ए प्लस रो जी वाई साइन थीटा, तो ये रो जी और साइन थीटा कांस्टेंट है तो ये भी इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे, और अंदर रह जाएगा वाई डी ए। अब आपको पता है कि सेंट्रॉइड की क्या डेफिनेशन होती है। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन ये होती है कि सेंट्रॉइड का लोकेशन वाई सी जो है वो होता है 1/a इंटीग्रल वाई डी ए ओवर ए। ये डेफिनेशन है सेंट्रॉइड की, किसी भी शेप के सेंट्रॉइड की। तो ये जो भी शेप है उसका सेंट्रॉइड जो होगा वो, उसकी डेफिनेशन ये है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ए वाई डी ए जो है वो ए वाई सी के बराबर है। तो इसको पीछे वाले फॉर्मूले में डालेंगे तो फोर्स ऑन सरफेस, टोटल फोर्स ऑन सरफेस एस इज माइनस एन पी ए डी ए। तो पी ए भी कांस्टेंट है तो यहाँ पे हो गया एरिया ए इंटू पी ए प्लस रो जी साइन थीटा ए वाई सी। यानी कि माइनस एन पी ए प्लस रो जी वाई सी साइन थीटा इंटू एरिया ए। तो अब ये वाई सी साइन थीटा क्या है, तो अगर इसकी सेंट्रॉइड यहाँ है, जैसे ये इसकी सेंट्रॉइड है यानी यहाँ पे, तो ये जो हाइट होगी इसको बोलते हैं एच सी। तो ये एच सी जो है वो वाई सी साइन थीटा के बराबर होगा। सो बेसिकली वाई सी साइन थीटा इज नथिंग बट डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड। तो टोटल फोर्स आपकी निकल के आई माइनस एन पी ए प्लस रो जी एच सी इंटू ए। ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन ये बता रही है कि किसी भी सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस पे अगर आप जो है वो टोटल फोर्स फाइंड करना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली उस सरफेस की सेंट्रॉइड फाइंड करनी है। आपने ये सेंट्रॉइड फाइंड कर ली और आपको ये देखना है कि वो सेंट्रॉइड कितनी डेप्थ पे है। फाइंड कर लिया, एच सी डेप्थ पे है, तो ये अगर ये सी सेंट्रॉइड है और ये एच सी डेप्थ पे है तो यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा होगा वो होगा पी ए प्लस रो जी एच सी। ये प्रेशर है सेंट्रॉइड पे। तो अगर इस प्रेशर को पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल फोर्स मिल जाएगी। दैट इज व्हाट दिस इक्वेशन इज सेइंग। ये इक्वेशन ये कह रही है कि किसी भी प्लेन सरफेस पे हमारा जो
आपके जो टोटल फोर्स होती है वो बराबर होती है सेंट्रॉइड पे प्रेशर इनटू टोटल एरिया के। कि ऐसा बॉडी को ऐसा फील होता है जैसे कि पूरी बॉडी पे कांस्टेंट प्रेशर हो, जो कि सेंट्रॉइड का प्रेशर है। अभी क्या है कि प्रेशर वेरी कर रहा है पूरी बॉडी पे, जो ऊपर है उस पे प्रेशर कम है, जो ज्यादा डेप्थ में है उस पे प्रेशर जो है वो ज्यादा है। लेकिन सेंट्रॉइड पे जो प्रेशर है वो एवरेज प्रेशर है, यानी कि अगर सेंट्रॉइड के ही प्रेशर को अगर जो है वो पूरी बॉडी पे लगा दिया जाए तो उसको सेम फोर्स जो है वो फील होगी, टोटल फोर्स सेम रहेगी अगर प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया जाए सेंट्रॉइड पे जो प्रेशर की वैल्यू उसके। दैट इज व्हाट दिस इक्वेशन इज सेइंग। और ये चीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो है टोटल फोर्स फाइंड करने का आसान तरीका है। वरना ये इस तरीके से आपको टोटल फोर्स जो है वो प्लेन सरफेस पे फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर सेंट्रॉइड पता है तो, जैसे आपका सर्किल है, प्ले रेक्टेंगल है, ये कोई भी ट्राइंगल है, कोई सिंपल मतलब वो ज्योमेट्री है जिसका सेंट्रॉइड हमको पता होता है, टेबल से किताबों में दिया होता है, ये याद होता है। तो अगर हमको पता है कि उसका सेंट्रॉइड क्या है बॉडी का, तो हमको टोटल प्रेशर फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन नहीं करना, हमको सिंपली उस सेंट्रॉइड के ऊपर प्रेशर को फाइंड कर लेना है और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमको टोटल प्रेशर मिल जाएगा। ये ये शॉर्टकट है टोटल प्रेशर फाइंड करने का। अब बात हो गई टोटल फोर्स फाइंड करने की, आई मीन टोटल फोर्स फाइंड करने की ये हो गई बात। अब बात करते हैं मोमेंट की, कि भाई प्रेशर की वजह से कुछ मोमेंट भी आएगा। तो जब मोमेंट आएगा तो कितना मोमेंट आएगा, तो अब हम क्या करते हैं, तो हमें ये पता चला कि भाई प्रेशर तो वो वाला प्रेशर है जो कि सेंट्रॉइड पे एक्ट करता है। तो हम जो है क्या करेंगे कि हम इस वाले एक्स की तो कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, हम क्या करेंगे, ये वाई ही काफ़ी था यहाँ तो। हम यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं सेंट्रॉइड के थ्रू, और फाइंड करते हैं कि सेंट्रॉइड पे एक्चुअली में कितना मोमेंट आ रहा है। प्रेशर तो सेंट्रॉइड पे फोर्स अगर हम जो है वो मान लें कि पूरी सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रही है, तो साथ में मोमेंट कितना है जो सेंट्रॉइड पे एक्ट कर रहा है वो हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए अगर हम जो है ये बना लें अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इस सरफेस के ऊपर, इसको मैं बोल दूं x और इसको मैं बोल दूं y, और सेंट्रॉइड पे लगा दूं मैं ओरिजिन, ठीक है। और अब मैं जो है वो फाइंड करूं क्या, मोमेंट। तो मोमेंट फाइंड करने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, मोमेंट फाइंड करने के लिए मुझको मोमेंट एट सेंट्रॉइड मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो मोमेंट एट सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए मैं एक जो है वो कोई एक एरिया लूंगा इसके ऊपर, डी एक्स डी वाई एरिया। उस एरिया पे मैं देखूंगा कि मेरा जो है वो अ, उस एरिया पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। तो इस एरिया पे मेरा प्रेशर क्या है, प्रेशर है मेरा फॉर एग्जांपल पी इस एरिया पे। तो तो अगर मैं एरिया
अगर मैं एरिया इधर ले लूँ डी एक्स डी वाई, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव वाई है तो फिर वो निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए आसान ये है कि पॉजिटिव वाई में एरिया को ले लिया जाए। तो ये मैंने एक एरिया ले लिया डी एक्स डी वाई, और उस एरिया के ऊपर जो प्रेशर है वो है पी। वो कितना है? वो प्रेशर की वैल्यू होगी, जो ये हाइट है, ठीक है, तो ये हाइट कितनी होगी? ये वाली हाइट, इस पॉइंट की हाइट। तो सेंट्रॉइड की हाइट है, सेंट्रॉइड की जो डेप्थ है, सॉरी, वो है एच सी। तो इसकी जो हाइट होगी वो होगी एच सी प्लस वाई साइन थीटा, स्मॉल वाई साइन थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा वाई साइन थीटा। तो इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो हो जाएगा पी ए प्लस रो जी एच सी प्लस वाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रेशर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा आपके ये एक्स है ये वाई है, तो जेड जो है वो अंदर की तरफ होगा, और प्रेशर भी उसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये के डायरेक्शन हो जाएगा। और इसको जो है डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स मिल जाएगी। तो मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है हमारा फोर्स इंटू जो है फोर, मोमेंट होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस डी एफ उस एरिया पे। और टोटल मोमेंट फाइंड करना है तो उसको पूरे एरिया पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आर तो हो गया एक्स आई प्लस वाई जे, सरफेस के ऊपर जो आर है, और एफ जो है वो हो गया आपके प्रेशर एट दैट पॉइंट, विच इज पी ए प्लस रो जी एच सी प्लस वाई साइन थीटा। रो जी एच सी प्लस वाई साइन थीटा। इसको नीचे ही लिख देता हूँ, इक्वेशन को। तो मोमेंट फाइंड करना है तो मुझको जो है वो आर की जगह लिखना है एक्स आई प्लस वाई जे क्रॉस जो है वो डी एफ, जो डी एक्स डी वाई एरिया है उस पे जो प्रेशर है वो है आपके पी ए प्लस रो जी एच सी प्लस वाई साइन थीटा। ये हो गया टोटल प्रेशर मेरा, और इस प्रेशर का डायरेक्शन है के, और इसको डी एक्स डी वाई एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा मुझे टोटल फोर्स ऑन दैट डी एक्स डी वाई एरिया। और उसको जो है क्रॉस प्रोडक्ट लिया आर के साथ में, तो ये मुझे मिल गया उस डी एक्स डी वाई की वजह से जो मोमेंट है वो, और उसको इंटीग्रेट कर दिया तो पूरी सरफेस पे मोमेंट मिल गया। अब अब हमें जो है वो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसके लिए हमको ये सारी टर्म एक्सपेंड करनी पड़ेगी। तो हम इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? पहली टर्म जब इसको इसको लिखेंगे
तो ये आई क्रॉस के जो है वो माइनस जे हो जाएगा और जे क्रॉस के जो है वो आई हो जाएगा। तो जो ये आई और जे की टर्म्स अलग अलग लिख देता हूँ। तो आई की टर्म हो जाएगी वाई इंटू रो जी, पूरा पी ए भी है, वाई इंटू पी ए प्लस रो जी एच सी प्लस वाई साइन थीटा डी एक्स डी वाई। ये तो हो गई आई की टर्म। और जे की टर्म हो जाएगी इंटीग्रल एस एक्स पी ए प्लस रो जी एच सी प्लस वाई साइन थीटा डी एक्स डी वाई के, सॉरी जे। तो मोमेंट एट सेंट्रॉइड हमारा निकल के आएगा, इसमें वाई पी ए इंटू डी एक्स डी वाई। तो ये अगेन जो है वो सेंट्रॉइड की डेफिनेशन है। तो ये वाली जो टर्म है पी ए प्लस रो जी एच सी, ये कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा पी ए प्लस रो जी एच सी इंटीग्रल वाई डी एक्स डी वाई आई प्लस इसी तरह से एक जो है वो ये वाली टर्म आएगी रो जी एच सी एक्स के साथ में। तो ये हो जाएगी पी ए प्लस रो जी एच सी इंटीग्रल एक्स डी एक्स डी वाई। अब किसी भी सरफेस के लिए उसके सेंट्रॉइड के अबाउट फर्स्ट मोमेंट जो है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि सेंट्रॉइड की डेफिनेशन है भाई, ये क्या है, ये हमारा है वाई सी इंटू ए, और ये क्या है, ये एक्स सी इंटू ए, अभी पीछे बताया था। तो वाई सी जो है वो तो ओरिजिन पे रखा हुआ है, हमने अपने ओरिजिन ही सेंट्रॉइड पे बनाया है। तो एक्स सी भी, तो वो वाई सी जीरो हो गया। इसी तरह से हमने ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो ये एक्स सी भी जीरो हो गया। तो ये दोनों टर्म जो है वो हमारी जीरो हो गई। और बचेगी कौन सी, जो है बचेंगी जो टर्म वो रह जाएंगी इंटीग्रल ओवर एस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई इंटू साइन थीटा, बाहर ले लिया तो। और इसी तरह से माइनस इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई साइन थीटा। तो इसको मैं नए पेज पे लिख देता हूँ। जो फाइनली निकल कर आता है वो कुछ इस तरह से है कि आपका टोटल मोमेंट अबाउट सेंट्रॉइड विल बी गिवन बाय रो जी। तो ये जो वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट आई एक्स एक्स अबाउट सेंट्रॉइड। एंड द सेकेंड टर्म इज रो जी आई एक्स वाई साइन थीटा जे। यहाँ पे ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड के ऊपर टोटल मोमेंट, जो कि प्रेशर की वजह से एक्ट कर रहा है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि आई एक्स एक्स और आई वाई वाई मोमेंट अबाउट, सेकेंड मोमेंट अबाउट सेंट्रॉइड है। सेकेंड मोमेंट अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस।
यानी कि ओरिजिन जो है वो सेंट्रॉइड पे रख के इनको कैलकुलेट करना है। अब आपने फोर्स मोमेंट इक्विवेलेंट सिस्टम पढ़े हैं, तो उसमें हम जो है कभी कभी क्या होता है जब हमारे फोर्स और मोमेंट परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए यहाँ पे मोमेंट जो है वो आई और जे यानी प्लेन में है, और जो हमारा फोर्स है वो इस प्लेन के नॉर्मल है। तो जब ये मोमेंट और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर होते हैं तो हम अपने जो है सिस्टम ऑफ फोर्सेस को एक रिड्यूस कर सकते हैं एक इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ फोर्सेस में, जिस पे जो है फोर्स को अगर हम शिफ्ट करें तो एक ऐसा पॉइंट हमको मिल जाएगा जिस पे मोमेंट जीरो होता है। ये आपने स्टैटिक्स में पढ़ा है। स्टैटिक्स में इक्विवेलेंट फोर्स मोमेंट सिस्टम में जब फोर्स और मोमेंट परपेंडिकुलर होते हैं तो एक सिस्टम पॉसिबल होता है जिसमें ये आपका फोर्स को अगर हम शिफ्ट करके एक ऐसे लोकेशन पे ला सकते हैं जहां पे मोमेंट जो है वो जीरो हो। तो वो पॉइंट जो है वो हम फाइंड करेंगे। अगर वो दोनों जो है परपेंडिकुलर नहीं है फोर्स और मोमेंट, तो उस केस में फिर आपको वो रेंच सिस्टम बनता है। लेकिन यहाँ पे रेंच नहीं बनेगा, यहाँ पे जो है वो मोमेंट जीरो हो जाएगा, एक ऐसा पॉइंट जिस पे मोमेंट जो है वो जीरो हो। उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर या सीपी, सेंटर ऑफ प्रेशर, सीपी। ये क्या है? पॉइंट at which if the total force due to pressure is applied, no moment is required for force moment इक्विवेलेंट सिस्टम। यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर पे अगर टोटल फोर्स एक्ट करेगी तो एक फोर्स मोमेंट इक्विवेलेंट सिस्टम बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा मोमेंट नहीं चाहिएगा, क्योंकि वो फोर्स का लोकेशन ही ऐसा है कि जितना टोटल मोमेंट लग रहा था उतना मोमेंट वो प्रोवाइड कर देगा। यानी कि अगर एम सी मोमेंट जो है वो सेंट्रॉइड के अबाउट लग रहा था, तो सेंट्रॉइड के अबाउट जो लोकेशन है हमारा सेंटर ऑफ प्रेशर का, वो आर सी पी क्रॉस टोटल फोर्स के होगा। यानी कि जो अगर हम जो है वो सीपी पे शिफ्ट कर लें, कि जैसे ये हमारी सरफेस है, यहाँ पे ये सेंट्रॉइड है, ये सीपी है, तो सेंट्रॉइड के ऊपर टोटल फोर्स और एक मोमेंट है। लेकिन जब ये फोर्स को यहाँ शिफ्ट कर देंगे सीपी पे, तो मोमेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो फोर्स जो शिफ्ट किया, तो ये तो आपने स्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है कि जो शिफ्ट करते हैं तो वो आर क्रॉस एफ लेके जो है वो इसके रेस्पेक्ट में शिफ्ट कर देते हैं फोर्स को। तो वही चीज यहाँ पे हमको अप्लाई करनी है। तो मोमेंट जो है वो हमने अभी फाइंड किया, उसका एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है, और आर सी पी जो है वो अ, उसको हमको फाइंड करना है, और एफ हमें पता है। तो मोमेंट का एक्सप्रेशन अभी अभी लिखा। टोटल मोमेंट जो है वो सेंट्रॉइड के अबाउट होता है रो जी जी आई एक्स साइन थीटा आई माइनस रो जी एक्स वाई साइन थीटा जे। और फोर्स को भी हमने निकाला, कितनी होती है? सेंटर ऑफ प्रेशर पे जो फोर्स है, जो प्रेशर है, सॉरी सेंट्रॉइड पे जो प्रेशर है इनटू एरिया, टोटल फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर एट द सेंट्रॉइड इनटू टोटल एरिया। ये जब एक्सप्रेशन आप पुट करेंगे और इसको फाइंड करेंगे तो आपको एक्स सी पी और वाई सी पी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स सी पी और वाई सी पी जब आप इसको दोनों को इसमें पुट करेंगे, और ये फोर्स तो आपके के डायरेक्शन में है, तो आप इसको जो है वो यहाँ रख दो, इसको यहाँ, इन दोनों की वैल्यूज को रख दो, और आर सी पी को जो है वो आप एक्स सी पी
आई प्लस वाई सी पी जे करके रख दो और इसको एक्सपेंड करो दोनों साइड को और एक्स सी पी और वाई सी पी को कंपेयर करो तो आपको ये मिल जाएगा रो जी साइन थीटा ओवर प्रेशर एट सेंट्रॉइड इंटू एरिया आई एक्स वाई। तो ये होगा लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर यानी कि सेंटर ऑफ प्रेशर का लोकेशन फाइंड करने के लिए हमको सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स और आई वाई एक्स वाई सेंट्रॉइड के अबाउट इस प्लेन सरफेस का पता होना चाहिए ताकि तो उससे हम जो है वो एक्स सी पी और वाई सी पी पता कर लेंगे। जब एक्स सी पी वाई सी पी हम पता कर लेंगे तो हमको ये मिल जाएगा कि किस पॉइंट पे इस पॉइंट पे कितनी कि हम किस पॉइंट पे अपना प्रेशर अप्लाई करें टोटल कि हमको जो है वो कोई मोमेंट उस पर लगाने की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ फोर्स से ही हमारा काम चल जाए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है। इसको हम नेक्स्ट टर्न पे प्रॉब्लम्स जो है वो इसकी सॉल्व करेंगे कुछ।